हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मक्का की रोटी और सरसों का साग। तो आज यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पालक और सरसों दो ही चीज़ मेरे पास थी, तो उन्हीं से मैं साग बना रही हूँ। बाकी अभी कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो इस वजह से सिर्फ दो ही सामान से आज हम साग बना रहे हैं, पालक और सरसों से। तो यहाँ पर दो गुच्छे मेरे पास सरसों की थी और एक पालक की थी, उनको मैंने अच्छे से कट किया। उसके बाद कई बार पानी से धुला और उसके बाद हमने इसको चढ़ा दिया है कुकर में। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाला था 2 गिलास पानी, साथ में कुटा हुआ अदरक। तो थोड़ा सा आप अदरक को कूट लीजिए, उसके बाद ही साग के अंदर डालिए 10-12 लहसुन की कलियाँ और 6-7 हरी मिर्चें। तो साग मैं थोड़ा स्पाइसी बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि साग अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा स्पाइसी सा बनता है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में टेस्ट के हिसाब से हमें डाल देना है नमक और उसके बाद कुकर पर ढक्कन लगा के 7-8 सीटी लगाने के लिए छोड़ देना है। तो 7-8 सीटी लगभग चाहिए ही चाहिए हमें साग को गलने के लिए, वरना इतने कम टाइम में साग गल नहीं पाता है। और जितनी ज़्यादा सीटी हम लगा लेते हैं उतना ही साग का कलर चेंज हो जाता है, जो देखने में भी सुंदर लगता है और टेस्ट भी उससे बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पर साग मेरा गल चुका था। उसके बाद मैंने जितना भी साग का पानी था वो मैंने निकाल कर रख लिया था एक अलग बर्तन में। तो जो साग का पानी है वो हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो असली सरसों वाला टेस्ट आता है तो उसी की वजह से आता है। अगर उसके जगह पर हम सिंपल पानी यूज कर लेते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो जो साग की सुगंध होती है, उसके प्रोटीन, विटामिन जितने भी सरसों के अंदर होते हैं सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्सी भी कर लिया और साथ में लिया है यहाँ पे मैंने मक्का का आटा और गेहूं वाला आटा। और इनका जो मैं घोल तैयार करूँगी, मैं उस जो सरसों से पानी निकला था, यानी कि साग का पानी निकला था, उसी के अंदर इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी। और इसी में इसको ऐसे ही डाल दूँगी, मतलब अलग से कोई पानी नहीं लूँगी। और अलग से जो हमें बाद में लगेगा वो हम अलग से बाद में डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमें घोल तैयार करना है वो सरसों के साग वाले पानी में मैं मक्का का और गेहूं के आटे का घोल तैयार करूँगी। अगर आपके पास चने का आटा भी हो तो और भी अच्छा लगता है। और कई तरह का आटा जब हम घोल में तैयार करते तो साग का जो टेस्ट है उतने ही गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से घोल लिया, उसके बाद डाल दिया साग के अंदर। और मक्का का आटा जो होता है थोड़ा फुलाव ज़्यादा लेता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा गाढ़ा साग हो जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी लगेगा। तो इतना ही हमारा सरसों का जो पानी था इतना ही था, बाकी जो हमें पानी लगेगा हम सिंपल पानी इसके अंदर यूज कर लेंगे। और उसको बढ़िया तरीके से आपको पहले ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब अगर ये साग हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसकी गुठली निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारा साग उखड़ जाता है, जो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसको गर्म होने के लिए रखना है। तो मैंने सेम कुकर ही लिया है, उसी के अंदर मैंने इसका घोल सब तैयार किया है और सिंपल पानी भी यहीं पर यूज कर लूँगी। उसके बाद मैं पहले इसको अच्छे से खदकाऊंगी और जो तड़के का प्रोसेस होता है सबसे लास्ट में करूँगी। तो यहाँ पर साग को हमें लगभग बिल्कुल पतला ही कर लेना है, यानी कि अगर हम इसको अभी फ़िलहाल गाढ़ा छोड़ देंगे तो जब हम ये कुक होता है, हम इसको गर्म करते हैं, अच्छे से इसमें उबाल लगाते हैं, तो साग बहुत गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल। और जो देखने में भी अच्छा नहीं होता और टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता। अगर किसी के यहाँ पे ज़्यादा टाइट साग खाया जाता है तो वो उस चीज़ को रख सकता है, लेकिन शुरू में इसको थोड़ा पतला रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल इसको लिक्विड कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला है मैंने इसको कर लिया है। जब इसके अंदर उबाल लगेगा तो बिल्कुल अच्छा सा, जितना हमें चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा सा हमारा टाइट सा साग बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें कम से कम 15 मिनट इसको अच्छे से उबालना होता है, यानी कि खौलाना होता है। इसमें जितने भी अच्छे से उबाल आ जाएगा, जितना भी ज़्यादा इसके ऊपर एक मलाई की परत सी जम जाती है वो जम जाएगी, तो उतना ही अच्छा हमारा साग बनकर तैयार होता है। तो यहीं पर आपको लगा देना है थोड़ा सा नमक, जितने भी नमक आपको इसमें लगाना है। उसके बाद आपको इसमें डालनी है मिर्ची, जो टेस्ट वाली मिर्ची होती है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज किया है और साथ में मैं लाल वाली मिर्च, यानी कि टेस्ट वाली जो मिर्च होती है उसका भी यूज करूँगी, तभी हमारा स्पाइसी साग बनता है। और हरी मिर्ची मेरी अच्छी खासी स्पाइसी थी और इस वजह से टेस्ट बहुत अच्छा साग के अंदर आया भी था। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत टेस्टी सा आपका साग बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए उबाल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर आपको ना लगातार साग को चलाते रहना चाहिए।
जितने टाइम तक हमारे साग में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता, हमें लगातार इसको चलाना है, वरना ये नीचे चिपक जाए, क्योंकि इसमें मक्का वाला आटा भी डाला हुआ है और साथ में गेहूं वाला आटा भी डाला हुआ है। तो उस वजह से साग बहुत जल्दी से जो तली में जाके चिपक जाता है और फिर उसकी एक पड़क सी तली में जमने शुरू हो जाती है, जो बाद में एक जलन सी उसमें हो जाती है, एक गंदी सी खुशबू यानी कि महक उसके अंदर आने लगती है। तो इससे साग अच्छा नहीं लगता है। तो आपको यहाँ पर लगातार इसे चलाते ही रहना है। तो यहाँ पर मेरा साग बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुका था। इसके बाद मैंने की तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर लिया मैंने 2 प्याज कटी हुई, साथ में थोड़ी सूखी लाल वाली मिर्चें और मेथी दाना। तो बस यही चीज़ मैं यूज करती हूँ, क्योंकि लहसुन और अदरक हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं साग के अंदर उबलते टाइम। तो उसके अब इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बस अभी भी हमें यहाँ पे मिर्च और मेथी दाना और प्याज की ज़रूरत है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है। और साथ में कढ़ाई में डाल लिया मैंने सरसों का तेल। उसके बाद डाल दिया उसमें लाल वाली मिर्चें और उसके साथ डाल दीजिए आप सरसों का दाना। तो ज़्यादा ब्लैक करने की ज़रूरत होती नहीं है मिर्च को, थोड़ा सा बस वे भुन जाए और साथ में जो मेथी है वो भी हल्की सी चटक जाए। उसके बाद आप डालिए प्याज। तो मेथी को ज़्यादा आपको चटकाना नहीं है, अगर मेथी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें एक कड़वापन आ जाता है, जिससे हमारा साग टेस्टी नहीं लगता है, वो ज़्यादा कड़वा कड़वा सा लगने लगता है। तो इस वजह से आप हल्का सा ही चटकाइए मेथी को और साथ ही आप उसके अंदर प्याज डाल दीजिए। और उस प्याज के ब्राउन होने के बाद आपको साथ के साथ इसमें डाल देना है अपना साग जो आपने तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा छींटे निकलते हैं। तो तड़के के अंदर 1-2 चमचे साग डालने के बाद आप उसको पहले थोड़ा सा मिला लीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा छींटे आने कम हो जाते हैं। उसके बाद आप आगे का सारा साग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उतना ही साग लिया है जितनी मुझे ज़रूरत थी, और जो मेरा बच गया वो मेरा नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। तो तड़का जो लगाना होता है उतने ही साग में लगा लीजिए जितनी भी आपको ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा साग हमारा तैयार है। लेकिन अभी ये पूरा तैयार नहीं, अभी भी हमें इसके अंदर 1 से 2 उबाल लगाने हैं और उसके बाद थोड़ा सा सिम करके गैस को, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, तब जाके जो है ना हमारा साग पूरा अच्छे से तैयार होता है। तो देखिए यहाँ साग के ऊपर मलाई भी आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, क्योंकि मैं लगातार इसको चलाते हुए उबाल रही हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ जब तक ये पूरा तैयार होता नहीं है। और यहाँ अगर आपको छोड़कर उबालना है तो आप जो गैस की फ्लेम है उसको सिम कर लीजिए, और अगर आप लगातार चलाते हुए काम कर रहे हैं तो आप इसको मीडियम रख सकते हो, ज़्यादा हाई तो आपको रखना नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए यहाँ पर चारों तरफ साग के ऊपर एक मलाई की परत सी जम गई है। तो बस यही है कि यहाँ तक इसी स्टेज पर हमारा साग बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और देखिए कितना सुंदर सा टेस्टी सा हमारा साग बनकर तैयार हुआ है। और उसके बाद आप इसको सर्व कर लीजिए गर्मा गर्म, और किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो आप। चावल के साथ भी कई जगह खाया जाता है, मक्के की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं इसके साथ में बनाने वाली हूँ आज मक्का की रोटी। तो यहाँ पर मैंने मक्का का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा भी डाला था और साथ में लगाया था थोड़ा सा नमक। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लीजिए। और पानी आपको एकदम से सारा नहीं डालना है, क्योंकि फिर मक्का का आटा समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सही पानी डालते हुए आप इसको बनाइए, तो ये अच्छे से सिमट भी जाता है और बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मक्का के आटे को तैयार कर लिया। तो आप बिल्कुल साथ के साथ ही मक्का का जो है ना आटा तैयार कीजिए। ये नहीं होता मक्का के आटे में कि आप उसको पहले ही बना कर रख दीजिए, क्योंकि अगर हम उसको पहले बना के रख देते हैं तो वो थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर उसकी रोटियाँ बनानी बहुत मुश्किल होती है। तो साथ के साथ मेरा आटा तैयार है, उसके बाद मैं लगाऊँगी रोटियाँ। तो मक्का की रोटियाँ भी आप 2 तरीके से बना सकते हो, पानी वाले हाथ से और या घी वाले हाथ से। उसके बाद थोड़ा अगर आपसे इन दोनों चीज़ों से भी नहीं होता है तो आप आटे का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। तो मैं तीनों तरीके से लगभग बना लेती हूँ, लेकिन जो सबसे परफेक्ट बनती है वो मुझे आटे से ही बनती है। जो सूखा आटा होता है उसको लगाने से ही बनती है। तो यहाँ पर एक रोटी तो मैंने घी वाली बनाई थी, बाकी जो बनाई थी आटे वाली बनाई थी, क्योंकि घी वाली रोटी में ज़्यादा टेस्ट होता है, बाकी और में इसके हिसाब से थोड़ा कम होता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर तवा गरम कर लिया था, और तवे को पहले बिल्कुल अच्छे से गरम कर लीजिए। अगर तवा थोड़ा ठंडा होता है और हम उसके ऊपर रोटी डाल देते हैं तो बिल्कुल रोटी चिपक जाती है, उसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर तवा हमारा पहले से बहुत बढ़िया गर्म हुआ है तो उसे उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से उड़ जाती है और बढ़िया सी सिक कर तैयार होती है।
और घी की रोटी हम बना रहे हैं तो टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा आता ही आता है। तो यहाँ पर हम रोटी को सेक लेंगे अच्छे तरीके से। और जो मक्का वाली रोटी होती है ना, उसको पीछे से सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ये भारी रोटी बनती है, यानी कि इसकी जो लोई होती है हमें ज़्यादा हैवी लेनी पड़ती है, तो उसके अंदर थोड़ा कच्चापन रह जाता है। अगर चूल्हे वगैरह में हम मिट्टी वाले चूल्हे में इसको बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन जब हम इसको गैस के ऊपर बनाते हैं तो इसको पीछे से सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पीछे इसमें थोड़ा आटा ज़्यादा होता है तो कच्चापन दिखाई देता है जब उसको खाते हैं। तो पीछे से आप ज़्यादा सेकिए। उसके बाद इसी तरीके से मैंने दूसरी रोटी तैयार की थी। तो सरसों के साग के साथ वैसे मक्का की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप चने वगैरह की बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी लगती है। गेहूं के हिसाब से दोनों ज़्यादा ही अच्छी रोटियां लगती। अगर मक्का की रोटी आप तैयार कर रहे हो साग के साथ में, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसको अच्छे से सेकिए, बिल्कुल करारा करारा सा बनाकर तैयार कीजिए, तभी उसका टेस्ट आएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची सी लगेगी, बिल्कुल भी टेस्ट उसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी तैयार थी, 2 ही रोटियाँ मैंने डाली थी। उसके बाद की थी प्लेटिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ हम किस तरीके से साग के साथ में रोटियाँ बनाते और खाते। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 2 रोटियाँ और साथ में ये ली हैं प्याज। तो ये सिरके वाली प्याज है, और साग के साथ में ना इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है। तो आप ज़रूर कभी ना कभी इसको ट्राई कीजिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे डाला था फ्रेश मक्खन। तो जी यहाँ पर हमारा डिनर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी आज की पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।